नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक पेनी स्टॉक को लेकर के। जब हमने बेसिकली आज सर्च कर रहे थे जो कोई पेनी स्टॉक इस तरह के कुछ है नहीं है मार्केट में, हमारे पास एक लिस्ट में आई है सबसे पहला पेनी स्टॉक जो कि आप गूगल में सर्च करते हैं। इसमें नाम निकल के आता है एसपीबी ग्लोबल का। हमने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया जाए कि जो कि कहते हैं कि बड़ा पेनी स्टॉक्स है, किसका क्या हुआ। और मैंने इतना ही नहीं, मैंने इस स्टॉक को लेकर के चाहे गूगल की बात करूं या फिर यूट्यूब में बात करूं, मैंने दोनों जगह सर्च किया और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। मैं उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं अपनी स्टडी करने के लिए प्रयास करूंगा। जहाँ पे स्टॉक में क्या देखने को मिलती है आप देख सकते हैं। जो पिछले चाहे 5 दिन की छोटा सा चार्ट है जहाँ पे कहती है थोड़ी सी जंप, 1 महीने में करीब गिरावट और 6 महीने में लगातार गिरावट का जो दौर चल रहा था। हम इसी को आकलन करेंगे कि आप किस तरह के पेनी स्टॉक है जहाँ पे लोगों ने पैसे कमाए और काफी गंवाए होंगे। मैं ऐसा, मुझे जैसा लगता है चार्ट के बेसिस पे मैं कहता हूँ, जहाँ पे काफी लोगों ने पैसा गंवाया भी होगा, काफी लोगों ने कमाया भी होगा। अब कमाने और कमाने के पीछे की कहानियां तो हम नहीं जाएंगे, जो कि आप यदि कोई व्यूअर्स होंगे तो शायद आप मुझे कमेंट करके फीडबैक बता सकते हैं। क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला जो स्टॉक ने करीब करीब ये देखने को मिलता है करीब 9 अगस्त को नियरली 5% का सर्किट लगाता है। अब ये मैं 5% सर्किट की बात इसलिए करता हूँ। और यहाँ पे देखने को मिलती है दो तरह की आंकड़ा निकल के आती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने को मिलती है कि 3% के आसपास की डेटा देखने को मिलती है। और स्किनर इसके बारे में कहती है, मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ तो ये कहती है ये नियर अबाउट द सेम अगेन, मतलब नियर द सेम, मतलब 5% के सर्किट पर चली थी, बाद में दोबारा इसमें क्या हुआ, बिक वाली का प्रेशर बना। यहाँ पे जब देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने काफी अच्छा खासा लिया होगा और यहाँ पे जिन बिक वाली में जिनके पास गया होगा वो तो समझ पा गए। आज इसी स्टॉक के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं स्टॉक से प्रति एक कुछ और इंफॉर्मेशन को लेकर के। तो यहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू, यदि किसी स्टॉक को खरीदते हैं कोई भी पर्सन या कोई भी इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, खास की इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो कि रिटेल्स में कामकाज करते हैं, उनको कैसे जज करते हैं जो क्या स्टॉक अच्छा है नहीं है पेनीज है। यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी कहती है निगेटिव है, 13 रुपए के आसपास निगेटिव है। इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कुछ कहती नहीं है, अर्थात आपको पता है ना ये की होती है कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन, ये कुछ कहती नहीं है। कंपनी की जो अर्निंग है वो 20 रुपए पर अर्निंग के नुकसान में है, जहाँ पे फेस वैल्यू केवल 1 रुपए का है। अर्थात 1 रुपए के हिसाब से देखिए तो 20 गुना से ज्यादा कंपनी में नुकसान झेला। अब नुकसान झेलने का क्या कारण है? क्या इनका ऑफर बर्डन ऑफ द डेट टू इक्विटी रेशियो पे तो नहीं है, अर्थात इनका बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर तो नहीं ये लगातार नुकसान में जा रहे हैं। इसका क्या करने वाला है, इसका हम लोग एक स्टडी करेंगे इसको लेकर के, आखिर क्या है इसको लेकर के डेट टू इक्विटी रेशियो, जहाँ पे स्टॉक के पीआर में कुछ नहीं कहता और डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं कहता। और आते हैं एक और मोटिव बनता है कि स्टॉक को समझने के लिए जो क्या, एक सवाल होता है, क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन से हटते तो नहीं है, हट तो नहीं रहे हैं? ऐसा तो नहीं जो प्रमोटर्स अपनी पोजीशन से बेच के निकलने वाले हैं, निकल रहे हैं, या कुछ ऐसा जो बड़े लेवल पे हैं उनको सेटअप करती नजर आती है। इसके बाद एक और चीज निकल के आता है जो हिस्टोरिकल डेटाबेसेस कहते हैं आरओसी करीब 4.37 इन द नेगेटिव, और ये 807% की नेगेटिव में आरओई की बात करते हैं। यदि सब कुछ इतना अट्रैक्टिव है, मैं कह सकता हूँ अट्रैक्टिव क्यों कह रहा हूँ पता है, अर्थात जो सब कुछ इनका अट्रैक्टिव मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईच स्टेप ऑफ द फंडामेंटल, यदि इतना सारा है तो फिर मार्केट में ये जो ट्रेडिंग चल रहा है किस किस बेसिस पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, किन का प्रॉफिट किन का लॉस, ये तो एक देखने वाली बात होती है। जहां पे मैं जब यूट्यूब पे सर्च कर रहा था अभी, तो आपके सामने मैंने अपने रखा है, और वो कहती है कंपनी जो 3,51% बाई करती है, 1,000 शेयर इन द बाई कर लीजिए। फिर कहती है जो 9 रुपए का शेयर था आज से 5 महीने पहले, आज भी मार्केट क्या कहती है, बड़ी बड़ी जानकारियां, यहाँ पे 8 रुपए का शेयर 1,000 रुपया का हो जाएगा कि हो गया कि पता नहीं कि 1 रुपए का, ये आप लोग जान सकते हैं। जहाँ पे लगातार कहा जाता है चलाने को पर्पज को, ये जो जो शेयर्स है फिर भी ग्लोबल करीब जो 8-10 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो केवल केवल ये जानने के प्रयास करता हूँ कि आखिर ये कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, और जो स्टॉक की यहाँ पे रिएक्शन है वो किस बेसिस पे कहते हैं। आते हैं अगले पड़ाव पे, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की तादाद की बात करें तो 12 करोड़, और करंट रेशियो की बात करते हैं तो केवल
0.93%। इंडस्ट्रियल के पे की बात करें तो इस इंडस्ट्री में जो कि जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और केवल और टेक्सटाइल में डील नहीं करती कंपनी। ये कंपनी टेक्सटाइल के अलावा ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेक्सटाइल गुड्स इन द ट्रेड इन द गोल्ड, डायमंड्स, स्टोन एंड फैब्रिक्स। ये कई कॉम्बिनेशन नहीं बनता जो कंपनी गोल्ड भी बेच रही है, कपड़े भी बेच रही है, टेक्सटाइल बना रही है। चलिए जो भी है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, वो ये जो कंपनी अपनी कंपनी के बिजनेस है। आते हैं इसी बिजनेस को जरा समझते हैं। पियर्स कंपनी की बात करें तो पियर्स में आते हैं श्रिंगम्स, स्पॉट किंग आती है, जीएससीएल्स आती है। मुझे लगता है सबसे कंपेयर करना जो ना, इसे कंपेयर करना ही बेकार है, मैं इसको कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि इसका पी, आप इसका पी को बात कर तो कुछ है नहीं। और डेट्स में सबसे ज़्यादा डेट्स की बात करें तो इनके पास ही पड़ी हुई है। अगले पड़ाव में देखे थे क्या कहती है इसको लेकर के, हम समझने का प्रयास करते कि वेबसाइट्स पे देखें क्या क्या कहते हैं। इस पे भी ग्रुप्स में केवल केवल इस कंपनी की बात कर रही है या ग्रुप्स की बात कर रही है। कहते हैं लीडरशिप दैट द ड्राइव एंड ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कमिटमेंट करते हैं एक्सपर्ट ऑन द बोर्ड में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनकी बात इन्होंने करा है। और जब एक्सपर्ट इतने बड़े बड़े बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो फिर इनकी परफॉर्मेंस लेवल पे ध्यान देने वाली बात होगी। तो परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी कहती है जो जो परफॉर्मेंस था कंपनी का कब की, 2021 में, वो कहाँ गई। 534 करोड़ तक का जो रिवेन्यू बनाया था, सेल्स किया था, वो सेल्स गया कहाँ। अब देखिए वाई वाई में आकलन करता हूँ तो कहती है जो वाई वाई में तो जंप करती है, क्यू और क्यू में कहती है तो कहती है जंप करती है। मतलब इन दोनों फैक्टर से आप देखेंगे तो लगेगा अच्छा लगातार कंपनी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या आपको पुराना हिस्टोरिकल डेटा ट्रैक नहीं करना चाहिए कंपनी को ग्रोथ को लेकर के, जो कंपनी की ग्रोथ की ये दर्शाती है। इसके बाद देखें तो मैं, पता है क्यों, मैं पेनी स्टॉक की वजह से इसको स्टडी कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है जो किसी स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर के मैं आपको कोई सलाह दूं, एडवाइस दूं। यहाँ पे केवल क्योंकि हमने गूगल में सर्च कर रहे थे और यूट्यूब में सर्च कर रहे थे तो हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, हम इसको ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने के प्रयासरत हुए। अब आते हैं यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कंपनी में लगातार प्रॉफिट है। क्या है आप देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट है या लॉस है। अर्थात इसको ये कहें जो 156 करोड़ का जो लॉस है ना, ये सेकेंड ऑफ द लार्जेस्ट लॉस है कंपनी इस लास्ट क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर कौन सा है, मार्च का है, जून का रिजल्ट तो भी पेंडिंग ही है। इसके बाद कहते हैं ईयरली बेसिस में कंपनी क्या करती है। ईयरली बेसिस में कहते हैं कंपनी के पास जो 1700 करोड़ तक का सेल्स बना था वो 302 करोड़ पे आके अटका है। और इतना यदि वाई वाई सब कंपेयर करें तो लगेगा अच्छा ये तो पूरे के पूरे धराम से गिर गई। अब जब सब के सब गिरती नजर आई तो आप चार्ट को आकलन करके देखिए। ये पिछले एक साल के डेटा को मैं ले रहा हूँ तो एक साल के चार्ट में देखिए क्या आकलन कहता है। एक साल के यहाँ चार्ट में आकलन करता है जो धराम से हुई थी लेकिन मार्केट में इसको थोड़ा सा सस्टेन किया। और ये किसकी वजह से हुआ ये आप आकलन करके देखिएगा और जरूर देखिएगा। चलिए अगले कदम पे आते हैं जिसको समझने के लिए हम चलते हैं कहाँ पे, इनकी कुछ और अपडेट के साथ। और वो अपडेट है इसको लेकर के, क्या पता है, बैलेंस शीट और पीएल को। क्योंकि ये जो डेटा है इस डेटा में यदि कंपनी ने लॉस दिखाया, ये लॉस बेसिकली क्या है, प्रॉफिट। मैंने हमेशा कहा प्रॉफिट और लॉस एक दिखावा होता है, इसको कहते हैं दिखावा। इसके पीछे की आपको कहानी जानना हो ना तो आपको बैलेंस शीट की कुछ पॉइंट शॉट को जानना पड़ेगा। तो इनका रिस्क फैक्टर क्या है, इनको किस वजह से ऐसा उन्होंने बुक किया है। तो चलिए हम जानते हैं इसको लेकर के कहाँ पे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी को लेकर के पूरे साल जो 23 तक का डेटा था उसमें कहती कंपनी जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो नेगेटिव में हो गया। बोरोइंग्स कंपनी ने काफी ज्यादा लिया। अब बोरोइंग्स के बाद में एक चर्चा करूंगा इसको लेकर के जो आखिर बोरोइंग्स जो लिया कंपनी ने वो किस पर्पस के लिए लिया। क्या एंजॉयमेंट के लिए लिया था, क्या वेलफेयर के लिए लिया था, क्या सीएसआर के लिए तो नहीं लिया। अब यदि यही बात है तो फिर क्या होगा, अब सोचिए। मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा एंजॉयमेंट के लिए करके, सीएसआर को लेकर के, और कुछ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को लेकर के। चलिए तो देखा गया कि लोन आप अच्छा खासा कंपनी लगातार ले रही है। और जब लोन ले रही तो लोन का कहीं तो इफेक्ट होगा। क्या उन्होंने फैक्ट्री लगाई, कहती नहीं, उन्होंने तो कुछ लगाया नहीं, फिक्स एसेट्स में कुछ फेरबदल हुआ नहीं।
जब फिक्स एसेट में फेरबदल नहीं हुआ, उतने के उतने पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? थोड़ी सी 500 करोड़ के आसपास देख, मतलब इसको मैं मान लूँ 600 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे कितना का लायबिलिटी लिया था उसने बोरोइंग्स में? बोरोइंग्स में गिरावट थी करीब 2400 करोड़ का। मैं क्यों क्यों आकलन कर रहा हूँ पता है? इनकी ये टोटल के टोटल बोरोइंग्स को लेकर का। तो यहाँ पे देखने को मिला 2400 करोड़, जहाँ पे इन्होंने क्या हुआ, प्रिंसिपल पे आउट होगा, इंटरेस्ट पे आउट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 500 करोड़ 600 करोड़ का दिखाया जब हमने फिक्स एसेट्स क्रिएट किया। ठीक है, अच्छी बात है। जब इन्होंने क्रिएट किया तो बाकी चीज कहाँ गया? तो बाकी चीज कहती है जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल, वर्किंग जो कैश वर्किंग प्रोग्रेस है वो तो कुछ है नहीं, करंट वर्किंग प्रोग्रेस में कुछ है ही नहीं। अब कंपनी का कुछ करंट वर्किंग में नहीं है तो बाकी कहाँ गया? इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो कहती है बाकी पैसा तो है, कहाँ पे है? अदर एसेट्स में। और कहाँ पे है? तो कहती है पैसा तो यहाँ पे अटका है, ट्रेड रिसेबल्स में अटका है। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, उसको कहते हैं एक उधार कारोबार। जब उधार कारोबार करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर आपको पता होगा कितना होता है। एक आम इंसान से सोच के देखिए, आपकी पॉकेट से यदि एक बार पैसा निकल गया, प्रोडक्ट चली गई तो कितने टप पे आती है, और इसका रेशियो जानना जरूरी है जो कितने दिन में पैसा आता है। तो ये कहती है कंपनी जो हमारे पास जो पैसा आता था पहले तो हम अच्छे खासे पैसा रिकवरी करते थे, अब जाके हमारी रिकवरी का पोजीशन क्या हुआ, कितना हुआ पता है? 760 दिन। अंदाजा लगाइए, जो पैसा लिया वो आपको 2 साल के बाद पैसा देगा। जब 2 साल का बाद पैसा देगा तो इतना क्या बैंक में तो पैसा मिल जाता, इतना सेल्स को लेकर के। चलिए जानते हैं इसको लेकर के, टोटल सेल्स को लेकर के। तो टोटल कंपनी ने सेल्स के बारे में कहा हमारे पास टोटल सेल्स तो 302 करोड़ है, लेकिन हम लॉस में कितने हैं? 329 करोड़। लॉस किस बात को लेकर के है? तो लॉस की बात करती है, पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस की बात कर रही है, दूसरा जो इनका इंटरेस्ट बर्डन है उसको लॉस को लेकर बात कर रही है। इन सबको ऐड ऑन कर देंगे तो 329 करोड़ का लॉस है। और मार्केट में जो लॉस भी बुक हुआ ना उसका पैसा भी मार्केट में कितना है? 600 करोड़ का मार्केट में उधार पड़ा हुआ। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ जो चीज है ना उसको केवल और केवल ये आकलन करके और इसको आकलन करके ही ये कंक्लूजन पे आ सकता है जो आखिर क्या हो रहा है स्टॉक। चलिए अगले कदम पे जहाँ पे देखा जा सकता है स्टॉक को लेकर के क्या और बनती है, जहाँ पे शेयर होल्डर की तादाद को लेकर क्या कहती है और बाकी तादाद को लेकर कंपनी के बारे में क्या कहती है, हम जानेंगे। साथ में पीयर्स को आकलन करेंगे आखिर किसके पीयर्स में क्या कहती है। यहाँ पे सीधे आप देखेंगे ना तो कंपनी के बारे में एनएससी ने सीधे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। दो क्या किया है, लॉस मेकिंग द लास्ट 8 क्वार्टर। कंपनी लगातार क्या है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये अब आते हैं सेंटिमेंटल की तरफ। क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि ये स्टॉक को, इस कंपनी को कोई बड़ी सी पार्टी लेने वाली है? क्योंकि अक्सर न्यूज में यही आती है, कई बार आती है, अलग अलग कंपनियों को लेकर आती है। अच्छा ये बड़ी सी कंपनी ना अब ये चली जाएगी उनके पास, तो यहाँ पे देखने को मिलती है जो 5 अगस्त को इंटीमेशन दिया था बोर्ड मीटिंग को लेकर के, उसके बाद क्या दिया था इंटीमेशन में, दिया क्या कंपनी ने, क्या इंफॉर्मेशन दिया इस एसवीबी ग्लोबल ने? उन्होंने कहा जो हमारा जो बोर्ड मीटिंग हम करने वाले हैं ना वो किस चीज को लेकर करने वाले हैं, अपने 30 जून की डेटा को लेकर करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? कहा कि हम 13 अगस्त को अपनी बोर्ड मीटिंग करने वाली है बम्बई में, मुंबई में, वही पहले पुराना बम्बई की बात कर रहा हूँ। तो मुंबई में बोर्ड मीटिंग करने वाली है 13 अगस्त को, ध्यान रखने वाली बात है। और कंपनी ने कहा कि हम कोई बिजनेस पर परमिशन की बात करेंगे जो भी हमारे पास यदि चेयरमैन कुछ अलाउ करता है तो ये थोड़ा सा अपडेट था इसको लेकर के। चलिए जानते हैं अगले कदम पे, और अगला कदम का नाम होगा क्या, उसका नाम होगा रिकंसिलेशन ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या है, क्या इसके लिए है हो सकता है कि क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन बेच के निकल तो नहीं रहे, इसकी वजह से मार्केट में कुछ ऐसा तो नहीं निकल के आता है। चलिए ईयरली वाइज हम देखते हैं, कुछ रिकंसिलेशन करते हैं, और रिकंसिलेशन के क्रम में निकल के ये आती है जो 23 में जो डेटा था वो 24 में 5% के डेटा हट गए। किसका हट गया, कैसे हट गया? तो चलिए देखिए
किसने अपनी पोजीशन को बेचा। यहाँ पे एक प्रमोटर्स थे जिनका नाम था श्री वल्लभ पिल्लर्स वेंचर्स लिमिटेड, जिन्होंने, जो उनके प्रमोटर्स थे, उन्होंने अपनी कितनी परसेंट की पोजीशन हटाया, 10% की पोजीशन यहाँ से हटाया और यहाँ पे 5% की पोजीशन हटाई। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा में, अर्थात ये समझ में आया कि अभी लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कहाँ पे जून 23 में अपनी पोजीशन हटाया था, बिकवाली किया था। अर्थात आपको रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा, जून 23 में इस स्टॉक को लेकर के चार्ट क्या बनाई थी। तो पिछले एक साल के डेटा को जाते हैं और जून 23 में चलते हैं और यहाँ पे जून 23 वाले फिगर्स में चले और हम समझते हैं इसको लेकर के जून 23 के बाद आखिर क्या हुआ। तो जून 23 में लगातार इन्होंने बिकवाली का प्रेशर था, क्योंकि सेम अमाउंट के आस सेम प्राइस के आसपास आज भी मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती नजर पा रही है, पाई जा रही है। इसके बाद आकलन करते हैं जो क्या यहाँ पे जो शेयर होल्डर की तादाद थी वो क्या बिल्डअप हुई। कहती है हाँ, यहाँ तो बिल्डअप हुई। कैसे बिल्डअप हुई, क्योंकि खास के मैं 2-3 क्वार्टर का डेटा लेता हूँ, इस साल का डेटा लेता हूँ, तो यहाँ पे जब 20,000 के आसपास की तादाद थी वहाँ पे 21,000 पे जाती है, फिर 21,000 से 21,800 पे जाती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बड़े धीरे धीरे करके कुछ लोग आए इस स्टॉक को खरीदते नजर आए। जबकि मार्केट की टोटल कैप की बात करूं तो मार्केट कैप कितना कितना केवल 100 करोड़ के आसपास भी नहीं टच किया है, उससे नीचे ही देखने को बना है। और हायर भी गया था स्टॉक 10 रुपए तक, लोअर अभी कितना तक, 5 रुपये 76 पैसे तक। तो फिलहाल इसके बारे में चार्ट क्या एनालिसिस करके देती है, वो कहती है जो इनका जो मूविंग एवरेज वैल्यू है उससे क्या कर रही है, उससे थोड़ा सा हिट किया है स्टॉक। चाहे एक महीने की चार्ट देखे तो इस एक महीने के चार्ट में ये निकल के आती है। अर्थात कंक्लूजन क्या निकला इसको लेकर, कंक्लूजन ये निकला जो चार्ट जिस हिसाब से रिएक्ट करती नजर आती है उसके हिसाब से जो इनकी फंडामेंटली चीज है ना वो इनको जवाब देती नजर आती है, चाहे वो किस चीज को लेकर के हो, चाहे वो इनकी इस रेशियो को लेकर के हो, एसेट्स को लेकर के हो, या फिर इसको लेकर, इन दोनों के दोनों इनको क्या करता है, इफेक्टेड करता नजर आता है। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, आप कुछ एस्पेक्ट को देखें जहाँ पे रिटेल की तादाद के बारे में देखें तो रिटेल स्टॉक में कितने हैं जो उन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उनकी तादाद के बारे में कहती है कि 24% है। और जिन लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट किए हैं उनकी तादाद कितना है, करीब 10% के, अर्थात 25% और 35% की जो है ना टोटल का टोटल कौन है, इनमें कंप्लीटली रिटेल वाले लोग हैं जो इस कंपनी को होल्ड करते हैं। एक चीज और देखिए, जो क्या एफ आई डी की तादाद कुछ है तो नहीं है, लंबे पीरियड की चलने वाली है तो नहीं है यहाँ पे, जो कि पहले किसी टाइम में जो जो इंडिविजुअल की तादाद कम थी धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्डअप हो गई। यही यहाँ से डिमांड और सप्लाई बढ़ी, और क्या इसमें बल्क ट्रेड हुआ था, कुछ ऐसा देखने को मिला था, ऐसा देखने को फिलहाल कभी नजर नहीं आया अभी जो बी एस सी के डेटा में। अब आते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसको लेकर के क्या कहती है। जहाँ पे ब्लॉक डील में देखें इस कंपनी को लेकर कुछ कहती है, बल्क डील में कहती है बल्क डील तो हुई थी, लेकिन कब हुई थी इसको लेकर के, बल्क डील हुई थी दिसंबर में, उसके बाद कोई ऐसा बल्क डील देखने को नजर नहीं आई। इनसाइडर ट्रेडिंग के बाद इनसाइडर ट्रेडिंग में देखने को मिला जो इनकी एक जो कंपनियां थी उन्होंने लगातार क्या किया, जो प्रमोटर्स ग्रुप थे उन प्रमोटर्स ग्रुप ने अपने सेलिंग को क्या किया, लगातार बेचा। अब आकलन करके देखिए इन्होंने क्या किया, लगातार अपनी पोजीशन को बेचा। किस प्राइस पे बेचा, लगातार बेचने का जो प्राइस लेवल था उनका प्राइस लेवल ये देखने को मिला था, जहां पे इनकी जो प्रमोटर्स ग्रुप हैं उन्होंने लगातार यहाँ पे बेचवाली किया। आते हैं अगले कदम पे जिसका नाम है पियर्स में। पियर्स में देखते हैं इस कंपनी को लेकर के कौन सी पियर्स में आती है, और पियर्स में यदि कोई कंपेयर करने लायक होगा तो हम कंपेयर करते हैं इनमें से आपस में किसका परफॉर्मेंस लेवल ज़्यादा अच्छा है। तो कहती है एक कंपनी है जिसका इंडिया कार्ड क्लोथिंग। अब इन तीनों का एक साल के तक के डेटा को हम कंपेयर करें तो ये कहती है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लेवल सबसे बेटर निकल के आती है ना वो किसकी निकल के आती है, एक तो ये देखने को मिलती है, एक ये देखने को मिलती है, और एक निकल के आती है कौन सा, तो विंसम्स यार्न्स का, जिसका लगातार 27% का
जंप करता है। तो हम आगे चल के समझने का प्रयास करेंगे इस स्टॉक को लेकर के, आखिर 70-100% जंप का क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड्स है वो क्या कहता है, क्या उनका फंडामेंटली लगातार सपोर्ट करती नजर आती है जिसकी बेसिस पे लगातार चार्ट में बिल्डअप नजर आती है। और इस कंपनी में देखने को मिला किस चीज को लेकर के, एसपीबी को लेकर देखने को क्या मिली, एसपीबी को देखने को मिली लगातार क्या थी, यहाँ पे एज ऑन टाइम में गिरावट ही देखने को बनी है। हमने समझने का प्रयास किया कंपनी का नाम एसपीबी ग्लोबल को लेकर के। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर, दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। इसमें एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, फाइनेंशियल्स को लेकर के, और उसमें हमने कहा, हमने देखा कि यहाँ पे देखिए चार्ट ही इसके साथ डिक्लाइन इनके देखने में आती है। क्वार्टरली डेटा का चार्ट देख लीजिए, एक चार्ट गिरावट में है, एक चार्ट चढ़ती नजर आती है। ऐसे ही यहाँ पे इनका डेटा कहती है। बैलेंस शीट का फिगर आउट भी देखें तो बैलेंस शीट फिगर आउट में थोड़ा सा क्या कहती है, ये गिरावट की सिचुएशन देखने को बनी है।